लोकसभा चुनाव के सिर पर आते ही वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने अभी से कमर कस ली है। आपको बता दें कि कल वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल में शराबबंदी, भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों को लेकर कोलकाता की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया और आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से इन्हीं विषयों को लेकर एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि हम लोग भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी के खिलाफ हैं और यही कारण है कि हम लोग इंडिया अलायंस के साथ हैं। उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर किया, खासतौर पर जिन्हें यूएपीए कानून के नाम पर गिरफ्तार कर जेल में रखा गया है, उस पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की। वहीं विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी पर भी उन्होंने जांच एजेंसी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। कोलकाता प्रेस क्लब में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कासिम रसूल इलियास के अलावा नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रविशंकर त्रिपाठी, राष्ट्रीय महासचिव सीमा मोहसिन के अलावा पश्चिम बंगाल वेलफेयर पार्टी के महासचिव सरवार हुसैन व अन्य उपस्थित रहे। लेकिन उनका प्रभाव है समाज में, इसलिए उनको शामिल किया गया। यही काम इंडिया अलायंस को भी करना है। ये आप सिर्फ छोटी पार्टियों को ब्लेम करके बात नहीं बना सकती जब तक कि बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों को अकोमोडेट करने के लिए तैयार ना। जब तक नेशनल पार्टियां रीजनल पार्टियों को अकोमोडेट करने के लिए तैयार ना हो, उस वक्त तक के बात आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं तो फिर आप जानते हैं 3000 पार्टियां रजिस्टर्ड है इंडिया। अगर आप कहेंगे 3000 पार्टियों में से सिर्फ नेशनल और रीजनल पार्टियां जो रिकॉग्नाइज है वही इलेक्शन लड़ेगी, बाकी पार्टियां नहीं लड़ेगी, तो फिर बाकी पार्टियों को अपना बोरिया बिस्तर लेके बाहर चले जाना चाहिए। कासिम साहब, आपके बेटे उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई है यूएपीए एक्ट के तहत। क्या ऐसे जितने लोग जिनको यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है, आने वाले लोकसभा का जो इलेक्शन में आपका इंतखाबी मंशूर होगा, क्या इसके लिए देखिए हम चाहेंगे कि सिर्फ उमर खालिद का इशू नहीं है। ऐसे कई लोग हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिनको इस सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत में, एक ड्रैकोनियन कानून है जो लाया गया था टेररिज्म के खिलाफ में, लेकिन अब वो उसको जनरल तौर पे अप्लाई किया जा रहा है सबके खिलाफ। तो हमारा मानना ये है कि यूएपीए, एफ्पा, मकोका, गजकोका जैसे कानून जो है वो संविधान के धाराओं के खिलाफ है, वो मूल अधिकारों के खिलाफ है, वो इंसान के बुनियादी अधिकारों से उनको वंचित कर देते हैं। ऐसे तमाम कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। हम मानते हैं कि साहब मसला सिर्फ उमर खालिद का नहीं है। उमर खालिद तो है बगैर किसी फॉल्ट के, कोई रीज़न नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, कोई इल्ज़ाम नहीं है, सब फैब्रिकेटेड एलिगेशंस हैं और उसके बुनियाद पे उमर खालिद और तकरीबन 21 लोग दिल्ली में और कई हमारे वरिष्ठ पत्रकार और कई बहुत ही अच्छे इंटेलेक्चुअल्स भीमा कोरेगांव के तहत भी बंद किए गए हैं, आप जानते हैं। तो वो लोग भी 5-5 साल से जेल में हैं, उनको भी वो नहीं मिल रही है, बेल तक नहीं मिल रही है। अजीब वो गरीब बात है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, लेकिन उल्टा हो गया, जेल इज ए रूल, बेल इज एन एक्सेप्शन। तो ये जो अब उमर खालिद के केस को आप देख लीजिए कि उमर खालिद ने अभी असल तो 3 साल से जेल में बंद है, असल केस तो शुरू ही नहीं हुआ। जब बेल पे अप्लाई किया गया तो 1.5 साल तक बहस होने के बाद में लोअर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, 6 महीने के बाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और पिछले मई से सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, 7 बार एडजर्नमेंट हो चुका है। तो ये प्रोसेस जो है वो पनिशमेंट है, प्रोसेस इज पनिशमेंट। तो ये हम समझते हैं कि ये जो इतने पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने आज से 9 महीने पहले दिल्ली में एक बड़ा ट्राइब्यूनल किया था जो पॉलिटिकल प्रिजनर के खिलाफ में, और उनकी फैमिली को भी और बहुत ही यानी वरिष्ठ लॉ मेकर्स को हमने बुलाया था और सबने ये बात कही थी कि ये जो कानून है, ये जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, ये खत्म होने चाहिए। इसके बुनियाद पर आप जिसको चाहते हैं, पुलिस जिसको खिलाफ कर दी जेल में डाल देती है, 8 साल बाद, 10 साल बाद, 9 साल बाद, कभी कभी 15 साल बाद वो लोगों का एक्विटल होता है और फिर पुलिस पे कोई इल्जाम नहीं आता है कि भाई आपने फैब्रिकेटेड इल्जाम में दाखिल किया गया था। यानी 15 साल किसी आदमी के आप जाए कर दे, जवान आदमी बूढ़ा हो जाए, बच्चा जो है वो बूढ़ा हो जाए और उसके बाद उसका कोई पनिशमेंट ना किसी को ना मिले, तो ये तो अजीब-ओ-गरीब बात। लॉ में जब बदलाव होगा कि अगर किसी आदमी की बेल पर 1.5 साल लोअर कोर्ट और 6 महीने हाई कोर्ट और फिर उसके बाद 4 महीने रिजर्व कर दे केस को और उसके बाद फिर 5-6 महीने से सुप्रीम कोर्ट में अगर पेंडिंग रहे मामला, तो ये तो प्रोसेस पनिशमेंट है ना। ये स्पेसिफिक लोगों के साथ हो रहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि या तो आप ये कहिए
कि हमारी न्यायपालिका जो है वो, हमारी न्याय प्रणाली जो है वो रूलिंग पार्टी के ताबे हो गई है, या अदरवाइज इसके अलावा और कोई बात हमको समझ में नहीं आती है कि जिससे हम ये मान के चलें कि साहब आप किस बुनियाद पे, यानी देखिए बेल को तो आपको देना ही है, बेल तो अधिकार है एक आदमी का, लेकिन आप उसको टालते हैं, टालते हैं, टालते हैं, और उसके बाद फिर कई महीने तक के, अगर ये मान के चले कि बेल मिल जाती है 2 साल 3 साल के बाद में, 3 साल तक बेल नहीं मिली, 5 साल तक बेल नहीं मिली, यानी अगर रूलिंग, यानी केस का तो फैसला ही नहीं हुआ, और अगर केस का फैसला ये आगे कह दिया जाए कि ये एक्विटल हो गया, इसका बेगुनाह साबित हो गया, तो ये जो इंसानी जिंदगी के 10-12 साल प्राइम एज है, कोई आदमी का घर का सोल ब्रेड अर्नर है, उसके साथ जो कुछ हो रहा है व्यवहार, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम तो ये मानते हैं कि जो आदमी बेकसूर साबित हो जाए कोर्ट से, अदालत से, तो उसको जिन लोगों ने गिरफ्तार किया उसके खिलाफ उन्हीं धाराओं में केस चलना चाहिए, और उनको कंपेंसेशन देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये जब तक समाज में नहीं होगा, तो अदरवाइज आप इंसानों के जो मूल अधिकार है उनका हनन करते जाएंगे। आपको लगता है कि सीजे हम कोई ऐसी अब उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जितनी भाषण उनके आते हैं उससे एक अच्छी तस्वीर बनती है, क्या वैसा होगा, आम आदमी की बात सुनी जाएगी, लेकिन जो फैसले आ रहे हैं वो उसके बिल्कुल खिलाफ आ रहे हैं। तो हमें तो अफसोस हो रहा है कि इस तरह के फैसले एक ऐसे आदमी की तरफ से आ रहे हैं जो स्टेटमेंट है, जो बड़े बड़े बयान देता है, जो इंटरनेशनल फोरम में जाके सबके अधिकारों की बात करता है, और ये कहता है कि जुडिशरी का काम ही ये है कि लोगों को स्विफ्ट फैसला सुनाए, लेकिन जो फैसले आ रहे हैं, अब आप देखिए इतने साल के बाद 370 पे फैसला है, और सीए के खिलाफ कई पिटीशन फाइल है, आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे कई मामला हैं। तो ये तो अगर आप जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाला मामला है। तो सिर्फ हम सिर्फ जो है धर्म के आधार पे बढ़ जाएंगे, और हम सिर्फ नफरत के आधार बढ़ जाएंगे, तो हमारे मूल अधिकारों का हनन होता रहेगा। मसला सिर्फ हिंदू मुस्लिम का नहीं है, मसला गरीबों का है, मसला वंचित लोगों का है, मसला डिप्राइव लोगों का है। अगर हम 75 साल के बाद भी अपने देश के अंदर इतने बड़े पैमाने पर लोगों को अशिक्षित कर रखेंगे, इतने बड़े पैमाने पर, आप जानते हैं कि हमारा हर साल यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आती है, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट ये बता रही है कि भारत जो है दुनिया के भूखे नंगे लोगों में तीसरे नंबर, 1/3 लोग भारत के भूखे नंगे हैं, और सबसे ज्यादा भूखे नंगे लोग आपके प्रदेश, आपका इसमें स्टेट में, वेस्ट बंगाल में। तो ये अगर हम 75 साल के बाद भी, ऐसा नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आपके पूरे रिसोर्सेज आप बैंक लोन वेव कर दे रहे हैं, अडानी के, अंबानी के, करोड़ों रुपए के, और आप खिलाफ में किसके फैसला ले रहे हैं? किसी के पास, किसी की 100 रुपए की चोरी किया है, या 1000 रुपए की चोरी किया है, या 1 लाख रुपए की चोरी किया है, या 1 करोड़ रुपए की चोरी किया है, उसके खिलाफ आप ईडी लगा रहे हैं, सीबीआई लगा रहे हैं, और जो करोड़ों रुपये, करोड़ों मिलियंस ऑफ रुपीज का जो को पानदान लगा रहा है, चूना लगा रहा है, कुछ लोग पैसा लेके भाग गए देश से बाहर, और कुछ लोग जो है यहाँ पे चूना लगा रहे हैं मुसलसल, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, जब तक ये खत्म नहीं होगा उस वक्त तक के लोगों के अधिकारों का रिवाइवल नहीं होगा। इसमें साफ तौर पे बात कही है कि 2024 में जितनी इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं उन्हें सहमति के साथ में सीटों को तकसीम करना चाहिए, और ऐसी बहुत सारी पार्टियां जो छूट गई हैं, इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं बनी है, और वो भी सेकुलर पार्टियां हैं, उन सबको साथ देने की कोशिश करनी चाहिए, और साफ सुथरी नीतियों के साथ में इस यानी मिनिमम जो प्रोग्राम है उसके साथ में जाना चाहिए, और ये बीजेपी से जो है वो हिंदुत्व के नाम पे कंपटीशन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और देशवासियों से जो प्रॉमिस उन्होंने किया उसको पूरा करना चाहिए। ये बात हमारा 2024 के बारे में मानना है। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि इंडिया में जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन पार्टियों को और आवाज़ जो उठ रही है डेमोक्रेसी के अंदर, जो कि डिसेंट का हर आदमी को हासिल है, उसको जिस तरह से रोका जा रहा है, पहले राहुल गांधी को, फिर संजय सिंह और रघु चड्ढा को, उसके बाद फिर आपके महुआ मित्रा को जिस तरह हटाया गया है, बहुत गलत है और दुखदाई है, और इस लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात हम ये कहते हैं कि
आर्टिकल 370 को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया है वो हमारे लिए बहुत शॉकिंग है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। वो फैसला सही नहीं है। कश्मीरियों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको बहाल होना चाहिए, रिवाइवल होना चाहिए और कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए और वहाँ कश्मीर को एक स्टेट बनना चाहिए, यूनियन टेरिटरी के बजाय एक स्टेट में वापस स्टेट बनाया जाना चाहिए। चौथी बात हम ये कहते हैं कि यहाँ आपके बंगाल में जो ये लिकर यानी शराब, मौत और सूद और इसके तरह से लॉटरी का जो सिलसिला बढ़ रहा है ये ख़त्म होना चाहिए। ये गरीब लोगों के ख़िलाफ़ है ये चीज़, और गरीब लोगों के जो बुनियादी इश्यूज़ हैं उसको हल करने के बजाय आप उनको शराब के नशे में धुत करके रखना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ये शराब हानिकारक है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 47 में ये बात कही गई है कि पूरे देश को हम लिकर फ्री बनाएंगे। तो हम समझते हैं कि वेस्ट बंगाल को लिकर फ्री बनना चाहिए। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में जो धरपकड़ जो हो रही है एजेंसियों की, इस पर आपकी पार्टी का क्या है? धरपकड़ कई टीएमसी के कई नेता जो है अरेस्ट है। देखिए, असल में दो तरह से अरेस्ट हो रहे हैं लोग। कुछ लोग हैं करप्शन में अरेस्ट हो रहे हैं। जी, हम करप्शन में जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, हम उसको फेवर करते हैं। लेकिन रूलिंग पार्टी जो है इस वक्त में बीजेपी, उसके लोग तो बहुत बड़ा करप्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तो एक तरफा बात है ना। ये तो बिल्कुल गलत है कि जो अपोजिशन पार्टी है उनके खिलाफ तो करप्शन के इल्जाम तय हो जाएंगे और जो आपके साथ आते हैं, यानी मतलब आपने कल ये कहा था अजित पवार बहुत बड़े करप्ट आदमी हैं, अब आपने पार्टी में ले लिया, करप्शन के इल्जाम खत्म हो गए। तो ये जो तरीका है कि अपोजिशन में है तो करप्ट है और हमारे साथ है तो दूध का धुला हुआ है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निहायत मसरत की बात है कि कोलकाता अलहुदा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम और सूबाई जमईयत अहले हदीस मगरबी बंगाल के इश्तिराक से दूसरी अजीमुश्शान रसूल रहमत कॉन्फ्रेंस बतारीख 17 दिसंबर 2023 बरोज एतवार बमकाम महाजती सदन हाल पूरे आबोताब के साथ मुनाकिद होने जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से उलमाए किराम, दानिश्वरान इज़ाम की तशरीफ आवरी होगी। ख़वातीन के लिए सेपरेट इंतज़ाम है, इसलिए अपने दोस्तों, अहबाब और फैमिली के साथ ज़रूर शरीक हों और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना उसवा और नमूना बनाएं।